शीत युद्ध के अध्ययन में आज हम चर्चा करेंगे शीत युद्ध के पंचम और षष्ठम चरण की। शीत युद्ध का पांचवा चरण 1963 से आरंभ होके 1979 तक चलता है और उसके बाद में अगला जो चरण है वह 1980 से लेकर 1989 तक या सोवियत संघ के विघटन तक चलता है। दोनों जो चरण हैं उसमें अंतर है। जो कालखंड शीत युद्ध का हम ले रहे हैं 1963 से लेकर 1979 तक, उस कालखंड को दीतांत का समय भी कहा जाता है और इसमें शीत युद्ध के अंतर्गत जो आपसी टकराव था उसमें कुछ हद तक कमी आई और आपसी सहयोग के आधार पर समस्याओं को हल करने के प्रयत्न किए गए। अब एडवर्ड कैक्सा ने ये जो प्रयत्न हो रहे थे शांति स्थापना के या जो देशों के बीच में गर्माहट और कड़वाहट कम हो रही थी उसको उष्ण स्थलों का शीतलीकरण का नाम दिया है, अर्थात ऐसे गर्म स्थल जो अब थोड़े ठंडे होने लगे हैं। अब इसमें कई कारण थे जिसके कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। एक सबसे प्रमुख कारण जो उभर के आता है वह था परमाणु परीक्षण और उससे होने वाली हानियां। 1945 में अमेरिका के बाद 1949 में सोवियत संघ, 1952 में ब्रिटेन और 1960 में फ्रांस द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। इन परमाणु परीक्षण के पश्चात जो रिपोर्टें सामने आई उसमें उससे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्वों के निष्क्रमण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ और उससे भी ज़्यादा कि इतने विध्वंसक परमाणु हथियार जब किसी युद्ध में काम आएंगे तो पूरे विश्व का ही विध्वंस हो जाएगा। इन सारी तरह की चर्चाओं ने एक कंसर्न और एक चेतना लोगों में वैश्विक स्तर पर भी जगाई और स्वयं राजनेता और सैन्य अधिकारी भी जानते थे कि ये युद्ध जो परमाणु युद्ध है वास्तव में अगर हो गया तो फिर न केवल विपक्ष ही खत्म होगा परंतु हो सकता है कि वो स्वयं भी समाप्त हो जाए। अब इन समस्याओं के अंतर्गत 1963 में विचार विमर्श के पश्चात एक आंशिक प्रतिबंध परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पे साइन होते हैं। चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही थी जिसके कारणों का जिक्र अभी हमने किया। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1963 में हुई थी और 5 अगस्त 1963 को साइन हुए, जबकि यह 10 अक्टूबर 1963 को लागू हुई। अब इसमें यह था कि एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और जल में या वाटर उसमें परमाणु परीक्षण नहीं किए जा सकते। अब इस संधि में कई कमियां भी थी। पूर्ण रूप से प्रतिबंध परमाणु परीक्षणों पर भी नहीं किया गया था। कुछ जगहों और विशेष जगहों पे परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित किया गया था। अतः पहले ये प्रयत्न था कि पूर्ण पे संधि हो जाए, परंतु राष्ट्रों के मध्य इसके बीच में सहमति नहीं बनी और वो संभव हो नहीं सका। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो देश अभी तक परमाणु विकल्प से दूर हैं वो भी इस तरह के परीक्षण न करें तो उनको भी उसमें शामिल किया जा सके। अब इस संधि के पश्चात जो मूल उद्देश्य था कि इसको और अधिक विस्तृत किया जाए और अन्य देश जुड़ें और किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण न करें, तो 1968 में एनपीटी हुई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो परमाणु अप्रसार संधि जो हुई वह अब 190 देश में उसके हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं
और हर 5 साल बाद इस संधि का रिव्यू भी होता है। और जो देश जिन्होंने साइन नहीं किए हैं उसमें से भारत, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सूडान और नॉर्थ कोरिया शामिल है। इस संधि ने ये कहा कि जो जिन देशों के पास परमाणु तकनीक नहीं है और जिन्हें परमाणु तकनीक का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जैसे कि ऊर्जा के लिए या स्वास्थ्य जैसी कुछ चीज़ों में जहाँ आवश्यक होता है वहाँ पे करना है, तो वो जो तकनीक है और उसकी जो जानकारी है वो देश दे देंगे जिनके पास ये तकनीक पहले से है। अर्थात दूसरे देशों को केवल अपने उद्देश्यों की परमाणु द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तकनीक विकसित करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। इसका एक बड़ा उद्देश्य यह था कि हर एक देश आरंभ करता है तो वह इसी आधार पे करता है कि वह उसका शांतिपूर्ण उपयोग करेगा, परंतु अंत में जाके वह परमाणु हथियारों तक पहुंच जाता है। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान उसमें हम एज एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। अब इन परीक्षणों के पश्चात ये जो नेगोशिएशन हुई थी 1968 की, तो उसमें काफ़ी कुछ देश सहमत भी हुए। कई देश जो सहमत नहीं हुए उनके अपने कारण थे। भारत को इधर चीन से खतरा था और चीन ने परमाणु परीक्षण 1964 में कर लिया था और उसके पश्चात पाकिस्तान गुप्त रूप से वह तकनीक हासिल करने वाला था। अतः भारत ने उस समझौते या परमाणु अप्रसार संधि में शामिल न होना ही उचित समझा। फिर भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किए और उसके पश्चात 1998 में की। अब इन सब के मद्देनज़र अगर हम शीत युद्ध पे दृष्टि डालें तो जो परमाणु युद्ध का विध्वंस चल रहा था, अब परमाणु युद्धों के हथियारों के निर्माण का जो विध्वंस चल रहा था उसको रोकने की दृष्टि से ये वार्ताएं महत्वपूर्ण थी। कई देश शामिल भी हुए, परंतु हमको ये भी रखना चाहिए याद कि चाहे आंशिक परमाणु परीक्षण संधि हो और चाहे परमाणु अप्रसार संधि NPT हो 1968 की, इन दोनों के बीच में ही एक देश ने परमाणु परीक्षण किए थे और वह था चीन। चीन अपने आप को एक विश्व शक्ति के रूप में उभारना चाहता था और उसी परिदृश्य से उसने ये परमाणु परीक्षण किए थे। और चीन के परमाणु परीक्षणों के कारण भारत को करने पड़े और उसमें भारत के पश्चात पाकिस्तान को बहाना मिल गया कि वह भारत को आधार बना के अपने NPT अपनी तरफ से NPT पर साइन न करे। नॉर्थ कोरिया चाइना के प्रभाव में था, उसने भी साइन नहीं किया। और इजराइल स्वयं अपनी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि पहले भी उसके कई अरब देशों से युद्ध हो रखे थे और आसपास के कई देश उसको संभावना थी कि कहीं न कहीं गुप्त रूप से परमाणु हथियारों के निर्माण में लग सकते हैं, तो उसने भी इस संधि पे साइन नहीं किए। परंतु दोनों संधियों के हस्ताक्षर के कारण दोनों गुटों में एक थोड़ा सा विश्वास बढ़ा और आपस में आश्वासन भी मिला कि ये जो विध्वंसकता है इसको शांतिपूर्ण तरीके से और कूटनीतिक तरीके से हल करने में ही संपूर्ण विश्व और दोनों गुटों का हित है। अब जब ये परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संबंधी आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संबंधी संधि हो गई, NPT हो गई, तो उसके पश्चात शीत युद्ध की दृष्टि से हम देखें तो अब प्रयत्न हुए यूरोप में शांति स्थापना के, और उसमें सबसे प्रमुख था जर्मनी। जर्मनी दो भागों में विभक्त था और पूर्वी जर्मनी पे सोवियत संघ का प्रभाव था, पश्चिमी जर्मनी पे यूरोप और अमेरिका का प्रभाव था। अब इन दोनों देशों के मध्य आवागमन भी बंद था। दोनों देश के लोग अंतर्मन से चाहते थे कि वो आपस में मिलें, परंतु राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों ने उनको बाधित कर रखा था। अब इसी बीच में सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के बीच में 1970 में मॉस्को बॉन समझौता हुआ, जो आपस में उनके संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए था। इसके पश्चात 1971 में बर्लिन समझौता हुआ। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों ने पश्चिमी बर्लिन के बारे में 1971 में एक समझौता किया और
समझौते के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के लोग आपस में आ जा सकेंगे, मिल सकेंगे, जिस पे पहले प्रतिबंध थे कहीं। अब 1971 के बाद 1972 में देखें तो 2 जर्मन राज्यों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। उसमें 19 नवंबर 1972 को पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन में दोनों देशों के प्रतिनिधि मिले, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के, और उन्होंने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया। और उसके जस्ट एक वर्ष पश्चात ही, यानी 1973 में, दोनों देशों पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई। अब इसके पश्चात जर्मनी का मामला कुछ शांत हुआ, या हम कह सकते हैं कि वह राष्ट्रों के मध्य वो मामला हल हुआ। तो उसके पश्चात संपूर्ण यूरोप की सुरक्षा को लेकर कुछ सम्मेलन हुए, जो 1973 से आरंभ हुए और 1975 तक चले। 1973 में सर्वप्रथम सम्मेलन हेलसिंकी नॉर्वे में हुआ, और माफ़ कीजिएगा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुआ। और इसका उद्देश्य यूरोप में सुरक्षा की स्थिति और शांति की संभावनाओं की तलाश करना था। उसके पश्चात 1974 में भी इसी संदर्भ में व्लादिवोस्टॉक में बैठक हुई, जिसमें फोर्ड और ब्रेनजेव की मुलाकात हुई, और सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौते की रूपरेखा पे विचार किया गया, और परमाणु हथियारों से संबंधित और अन्य जो विध्वंसक हथियार हैं उनको नियंत्रित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन और ये समझौता अति महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात 1975 में पुनः एक बैठक होती है, जिसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं ताकि यूरोप की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। बेलग्रेड में 1977 में भी एक यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बहुत सारे यूरोपीय देशों ने भागीदारी की। तो शीत युद्ध की दृष्टि से इन सब सम्मेलनों ने एक शांति का वातावरण स्थापित करके आपस में लोगों में संयोजन करवाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के प्रयत्न करवाने में सहायता प्रदान की। 1969 तक तो यह कुछ चलता रहा, परंतु फिर 1980 में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता में रोनाल्ड रीगन आए, जो सोवियत संघ के प्रति कठोर नीति के समर्थक थे, और उनके आने के बाद में शीत युद्ध के संदर्भ में नीतियाँ और समीकरण सभी बदल गए, और यहीं से शीत युद्ध का छठा चरण आरंभ हो जाता है। और ये अंतिम चरण भी है, क्योंकि इसकी अंतिम परिणति सोवियत संघ के विभाजन और रूस और अन्य केंद्रीय सेंट्रल एशिया के देशों की उत्पत्ति के रूप में होती है। अब रीगन ने स्टार वॉर कार्यक्रम चालू कर दिया। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती के संदर्भ में ये कार्यक्रम था, और यहीं से नया शीत युद्ध माना जाता है। और जब पुनर्शस्त्रीकरण की प्रक्रिया अमेरिका में चालू हो गई, जब स्टार वॉर कार्यक्रम चालू हो गया, तो सोवियत संघ ने भी उनको धमकी दी कि वह भी परमाणु समझौते से हट सकता है और कई परीक्षण और आवश्यक जो संसाधन हैं वो प्राप्त कर सकता है युद्ध के संदर्भ में। अब 1983 में कोरियाई विमान गिराए जाने के कारण भी दोनों के बीच में विभेद बढ़ा, और इसी संदर्भ में जो वहाँ के ओलंपिक खेल होने थे उनका भी बहिष्कार किया गया। तो रिलेशन जो बने थे निदांत के समय में या रीगन से पहले, अब वो बिखरने लगे थे। और इसके अलावा इसी समय में कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जिसने दोनों के मनमुटाव को बढ़ा दिया। 1979 में ही अफ़गानिस्तान में इन्वेजन किया था सोवियत संघ ने, ताकि वहाँ पे अपनी समर्थक सरकार को बनाया जा सके या उसे बनाए रखा जा सके। और अमेरिका ने उसका विरोध किया और उसके अगेंस्ट में तालिबान को तैयार किया।
तो एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो गया था 1979 में, जब शीत युद्ध का दिनांत खत्म होने वाला था। अब इसने जो सोवियत संघ की अफगानिस्तान नीति के कारण भी शीत युद्ध में अभिवृद्धि हुई और दोनों के आपसी मतभेद और मनमुटाव बढ़ा और वियतनाम में जो हार अमेरिका को मिली थी उसी का सामना कुछ वर्षों पश्चात सोवियत संघ को अफगानिस्तान में भी करना पड़ा। गोर्बाचोव राष्ट्रपति बने सोवियत संघ के और गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई, जिसका तात्पर्य यह था कि अब उदारीकरण और निजीकरण की तरफ बढ़ा जाए ताकि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है उसे संभाला जा सके। परंतु उदारीकरण की नीति ने कई अन्य देशों को क्रांति के लिए भी प्रेरित किया और जो देश सोवियत संघ के अंदर छटपटा रहे थे या अपनी दैनिक समस्याओं से ग्रस्त थे, उन्होंने अलग होने के लिए आंदोलन कर दिया। और जैसे ही सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो लंबे समय से पटरी से उतर चुकी थी और लाइन पे नहीं आ पा रही थी, उसके कारण अर्थव्यवस्था के कारण सैन्य व्यवस्था पे प्रभाव पड़ा और अर्थव्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के चौपट होने के कारण सोवियत संघ का विभाजन हो गया, जो अमेरिका भी चाहता था, क्योंकि इससे उसका एक प्रतिद्वंदी जो साम्यवादी सोवियत संघ था वो समाप्त हो जाएगा। सोवियत संघ समाप्त हुआ, रूस का गठन हुआ, सेंट्रल एशिया में कई नए देश उभरे, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान आदि, और इन सब के कारण एक जो शीत युद्ध का अंत एक नए अंतर्राष्ट्रीय विश्व की सृष्टि कर रहा था, जो अब अमेरिकी प्रभुत्व में चलना था, जहाँ सोवियत प्रभुत्व अब कमज़ोर हो गया था और आगामी दशक तक अमेरिका का वर्चस्व भी रहा, परंतु उस वर्चस्व को भविष्य में चुनौती भी मिली और इस चुनौती जिन्होंने प्रमुखता दी उसमें से चीन प्रमुख था। फिर भारत भी एक शक्ति के रूप में उभर रहा था। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने उसको आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्र है वो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आर्थिक शक्ति के रूप में नई उभरती शक्तियों ने अब एक ध्रुवीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और अब विश्व पुनः बहुध्रुवीयता की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है।